कितना तक पढ़ चुके थे इसमें हम लोग? 54 तक पढ़ चुके थे, जिसमें स्वेट इक्विटी की बात कर रहा था। अब उसके आगे का जो सेक्शन है वो है 55। ठीक है, 55 जो सेक्शन है वो ये बोलता है इशू एंड रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, इसमें पीछे तो कोई दिक्कत नहीं है। 53 में बता रहा था कि कोई कंपनी डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकती है एक्सेप्ट द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 54, और 54 में इन्होंने स्वेट इक्विटी की बात किया था कि स्वेट इक्विटी जो शेयर होता है वो डिस्काउंट पे इशू किया जा सकता है। इसमें कुछ कंडीशन था कि स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। ये स्पेशल रिजोल्यूशन जब हम पास करेंगे तो इसमें एक चीज पढ़े थे कि उस स्पेशल रिजोल्यूशन में हमको किन किन चीजों का ध्यान रखना है कि कितना शेयर का स्वेट इक्विटी इशू करेंगे, जो क्लास ऑफ कंपनीज मतलब इम्प्लॉई है वो कौन होगा, टॉप लेवल है, मिडिल लेवल है, बॉटम लेवल है, उसको कितना डिस्काउंट दे रहे हैं, है ना, कंसिडरेशन इफ एनी, ये भी पढ़े थे उसमें। उससे एक बात ये निकल के आ रहा था कि ये पॉसिबिलिटी है कि स्वेट इक्विटी विदाउट कंसिडरेशन भी दिया जा सकता है, लेकिन अगर कोई कंसिडरेशन इन्वॉल्व है तो ये सारा में डिस्कस करना पड़ेगा कि क्या है। ये सारा चीज हमको ये सब में ध्यान रखना है। सेक्शन जो 55 है, अगर हम सेक्शन 55 की बात करें, ये बात करता है इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर, है ना, एंड रिडम्पशन प्रेफरेंस शेयर के बारे में हम लोग जब काइंड ऑफ शेयर कैपिटल पढ़ रहे थे, ठीक है, तो उस समय हम डिस्कस किए थे कि प्रेफरेंस शेयर कहते किसको है। ठीक है, तो थोड़ा सा और इसको फिर से समझ लेते हैं। प्रेफरेंस शेयर का मतलब था कि वैसा शेयर जो प्रेफरेंशियल राइट देता है। कैसा प्रेफरेंशियल राइट? तो दो तरह का प्रेफरेंशियल राइट है इसमें। एक था इन रेस्पेक्ट ऑफ डिविडेंड, ठीक है, कि इक्विटी शेयर से पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया जाता है, इसलिए हम इसको प्रेफरेंस शेयर बोलते हैं। दूसरा एक बात इसमें यह था कि जब भी कंपनी वाइंडिंग अप में जाती है तो एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप कंपनी को स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाना पड़ता है। उसमें ये होता है कि कंपनी की असेट्स कितनी है, कंपनी की लायबिलिटी कितनी है, और हम फिर उसके बाद अरेंजमेंट करते हैं आईबीसी के सेक्शन 53 के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो वाटरफॉल अरेंजमेंट बोलता है कि किसका पैसा पहले देंगे हम। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को अकॉर्डिंग टू सेक्शन 53 ऑफ द आईबीसी, है ना, प्रेफरेंशियल राइट है कि एट द टाइम ऑफ बाइंडिंग अप जो भी रियलाइजेशन होगा इनका पैसा इक्विटी शेयर होल्डर से पहले दिया जाएगा, इसलिए भी हम इसको प्रेफरेंस शेयर होल्डर कहते हैं। अब और भी अगर हम टाइप देखें प्रेफरेंस शेयर का, तो प्रेफरेंस शेयर का बहुत सा टाइप है। जैसे तुमको हम कुछ बात बताते हैं यहाँ पे, जैसे इसमें क्यूमुलेटिव है, नॉन क्यूमुलेटिव है ना। क्यूमुलेटिव का मतलब होता है कि हो सकता है एक साल डिविडेंड नहीं दिए तो उसका जोड़ करके अगले साल दे देंगे हम। नॉन क्यूमुलेटिव का मतलब है कि हर साल आपको डिविडेंड देना पड़ेगा। एक और चीज हम डिस्कस किए थे कि अब अगर क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर की हम बात करेंगे तो ध्यान रखिए बात, अगर लगातार 2 साल तक, कितने साल तक, लगातार 2 साल तक अगर प्रेफरेंस शेयर पे डिविडेंड नहीं दिया गया तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर का अधिकार उतना ही हो जाएगा जितना कि इक्विटी शेयर होल्डर का है। तो एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। दूसरा चीज था कि नॉन क्यूमुलेटिव, तो नॉन क्यूमुलेटिव में तो हर साल डिविडेंड देते चले जाएंगे, इसमें क्यूमुलेटिव का कुछ बात ही नहीं है। उसके बाद आता है रिडीमेबल, है ना। रिडीमेबल से ये मतलब है कि हम जब प्रेफरेंस शेयर इशू करेंगे, इसके बारे में थोड़ा बहुत चर्चा पहले भी हम लोग किए हैं, रिडम्पशन, डिवेंचर और प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन होता है। तो रिडम्पशन से ये मतलब है कि आफ्टर सम टाइम अगर आज कोई कंपनी प्रेफरेंस शेयर इशू कर रही है तो एक समय के बाद इसका रिडम्पशन हो जाएगा। रिडम्पशन से ये मतलब है कि जितना पैसा कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर होल्डर से लिया है उतना पैसा उनको वापस कर दिया जाएगा, राइट। हाँ, ये भी होता है कि रिडम्पशन प्रीमियम पे भी किए जाते हैं, तो प्रीमियम भी दे करके रिडम्पशन हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो और क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, रिडीमेबल हो सकता है, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर हो सकता है। उसके बाद इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, है ना, यानी कि जिसका रिडम्पशन ना हो, ठीक है, जिसका रिडम्पशन नहीं हो। लेकिन जब कंपनीज एक्ट 2013 आया, राइट, तो इसमें सेक्शन 55 में इन्होंने क्लियर ये वर्ड मेंशन किया है कि नो कंपनी कैन इशू एनी इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। अब कोई भी कंपनी इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं कर सकता। लेकिन जब हम फाइनेंस पढ़ते हैं तो फाइनेंस में हम देखते हैं कि जब कॉस्टिंग अपन बात करते हैं, कॉस्टिंग जब निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर जब हम निकालेंगे तो उसमें कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का अलग कैलकुलेट होता है और इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का अलग कैलकुलेट होता है। दोनों के कैलकुलेट करने के तरीके अलग हैं, फार्मूले अलग हैं। तो फाइनेंस में कैलकुलेशन आज भी है, बट कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग नो कंपनी कैन इशू एनी इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013।
तो कंपनीज एक्ट 2013 लागू कब से हुआ? तो यह लागू हुआ है 1 अप्रैल 2014 से, ठीक है। तो कहता है इस एक्ट के आने के बाद, कंपनीज एक्ट 2013 के आने के बाद, यानी कि इस डेट से कोई भी कंपनी अब इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं कर सकता है, पॉसिबल ही नहीं है ना। अच्छा, इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं करेगा तो सर इसका ये मतलब हुआ कि रिडीमेबल तो इशू करेगा। तो रिडीमेबल इशू करेगा तो इसमें समय क्या होगा? सर कितने साल के लिए कंपनी प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकती है? जब रिडम्पशन की बात है तो लाजमी आपको साल बताना पड़ेगा। तो इन्होंने कहा कि ये 20 साल तक के लिए इशू किए जा सकते हैं। कितने साल तक के लिए? अप टू 20 ईयर्स, यानी कि 20 साल से ज्यादा के लिए कंपनी प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं कर सकती है। लेकिन इस पॉइंट का एक एक्सेप्शन इन्होंने बताया है ना, कि अगर कोई कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, किस एक्टिविटी में? इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, तो ये मोर देन 20 ईयर्स है ना, ये क्या है? मोर देन 20 ईयर्स के लिए भी प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मतलब इस पॉइंट का एक्सेप्शन हो गया। इन जनरल प्राइमा फेसी देखे तो अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 नो कंपनी कैन इशू एनी इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, है ना। और इशू भी करेंगे तो कितने साल के लिए करेंगे? अप टू 20 ईयर्स, उससे ज्यादा के लिए नहीं हो सकता। दूसरा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर अगर प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व है कोई कंपनी तो ये 20 साल से ज्यादा के लिए किया जा सकता है ना। लेकिन हमको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि इनका रिडम्पशन कैसे करना है, इशू के समय सारी चीजें हमको बताना पड़ेगा। इसके अलावा भी अगर थोड़ा सा, चूंकि ये टाइप्स अपन पढ़ रहे हैं कि प्रेफरेंस शेयर के और क्या क्या टाइप्स होते हैं, है ना। तो इसमें तुम देखोगे कि कन्वर्टिबल होते हैं और नॉन कन्वर्टिबल, है ना। कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर और नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर, इसका क्या मतलब है? कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर का ये मतलब है कि आफ्टर सम टाइम द प्रेफरेंस शेयर कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स, है ना। इसमें कुछ समय निश्चित रहेगा इशू के समय में, और उसके बाद एक कन्वर्ट हो जाएगा। नॉन कन्वर्टिबल का ये मतलब है कि द प्रेफरेंस शेयर नेवर कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर, है ना। ये आज भी प्रेफरेंस शेयर है, रिडम्पशन के टाइम पे भी ये प्रेफरेंस शेयर रहेगा, इसको रिडीम करके खत्म कर दिया जाएगा। और भी इसमें कुछ चीजें होता है, पार्शियल कन्वर्टिबल, है ना, ऑप्शनल कन्वर्टिबल, है ना। यानी कि ये ऑप्शन देता है इन्वेस्टर को कि अगर आप चाहेंगे तो कन्वर्ट करा सकते हैं, नहीं चाहेंगे तो नहीं करा सकते। तो दीज आर द सर्टेन टाइप्स ऑफ द प्रेफरेंस शेयर, ये हो सकता है ना। प्रेफरेंस शेयर इसको इसलिए बोलते हैं बिकॉज देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रेफरेंशियल राइट्स गिवन टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर, है ना। फर्स्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ डिविडेंड, और एट द टाइम ऑफ बाइंडिंग अप व्हेन द कंपनी prepared its statement of affairs according to section 53 of the IBC, है ना। जब वाटरफॉल अरेंजमेंट बनेगा तो प्रेफरेंस शेयर वाले की बारी पहले आएगी, इक्विटी शेयर होल्डर वाले की बारी बाद में आएगी। आ रहा है समझ में? अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे हैं सारी बातें कहीं ना कहीं सेक्शन 55 के 1 में लिखा हुआ है, ठीक है, और 2 में लिखा हुआ है ना। 1 और 2 अभी तक हम लोग डिस्कस कर लिए। 1 में केवल इन्होंने ये लिखा था कि कंपनीज एक्ट 2013 आने के बाद अब कोई कंपनी इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं कर सकता। 2 में इन्होंने लिखा कि ये 20 साल से ज्यादा के लिए इशू नहीं होगा, लेकिन अगर इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी में इन्वॉल्व है तो 20 साल से ज्यादा के लिए इशू किया जा सकता है। अब है कि ये जो भी शेयर्स वगैरह इशू किए जाएंगे, है ना, तो इसमें कुछ और भी कंडीशंस वगैरह इन्होंने दिया है ना, कि जब इसका रिडम्पशन वगैरह होगा, ठीक है, रिडम्पशन वगैरह होगा तो रिडम्पशन के लिए इन्होंने कुछ कंडीशन दिया है। अब इसको पहले मिटा देते हैं हम लोग, मिटा दें। अब है कि प्रेफरेंस शेयर के रिडम्पशन के लिए कुछ कंडीशंस हैं। जो कंडीशंस क्या है, राइट, ये कुछ इशू की बात थी, है ना। इरिडीमेबल इशू नहीं होगा, 20 साल से ज्यादा के लिए इशू नहीं होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी में जो इन्वॉल्व है वो इशू ला सकता है ना। एक और चीज है, जब हम प्रेफरेंशियल इशू करने की बात करेंगे, राइट, तो हमें कंपनी का आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन देखना पड़ेगा, ये आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन देखना पड़ेगा कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कंपनी अथोराइज है कि नहीं प्रेफरेंशियल इशू करने के लिए। तो ये तमाम सारा चीज देख करके अगर कंपनी अथोराइज है और कंपनी क्या कहते हैं अथोराइज है आर्टिकल्स के द्वारा, और कंपनी अगर लिमिटेड बाय शेयर्स है ना, लिमिटेड बाय शेयर्स है, देन द कंपनी कैन इशू द प्रेफरेंस शेयर, वो इशू कर सकती है प्रेफरेंस शेयर। तो ये कुछ बेसिक बातें थी। उसके बाद अब कुछ कंडीशंस है ना। कंडीशंस किस बात के लिए करते हैं? तो कंडीशंस फॉर रिडम्पशन, किस चीज के लिए? रिडम्पशन, है ना। कि कंपनी जब प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन करेगी तो कुछ बातों को हमको यहाँ पे ध्यान रखना है। ये सब सेक्शन जो 2 है 55 का, उसके क्लॉजेस में इन्होंने डिफाइन किया। पहला बात ये क्या बोल रहे हैं, इनका कहना है कि जब भी कंपनी प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करेगी, राइट, तो रिडम्पशन के समय में पैसा चाहिए। क्या चाहिए? पैसा चाहिए।
पैसा कहां से आएगा? कंपनी जो प्रॉफिट कमाती है, क्या करती है? प्रॉफिट कमाती है, राइट। तो प्रॉफिट भी जो कमाती है, तो जो प्रॉफिट डिविडेंड के लिए बचता है, किसके लिए? डिविडेंड के लिए बचता है। इसका ये मतलब हुआ सारा टैक्स वगैरह चुकाने के बाद, है ना, जिसको हम अर्निंग अवेलेबल टू शेयर होल्डर करते हैं, ठीक है। तो ये डिविडेंड के लिए जो पैसा बचेगा, है ना, उसी पैसे में से रिडम्पशन के लिए पैसा निकाला जाएगा, ठीक है। अब देखना अच्छे से। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि एग्जाम्पल के तौर पे देखना यहाँ पे कि एक एबीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिन्होंने प्रेफरेंशियल इशू किया है, मान लेते हैं कितने साल के लिए? 10 साल के लिए। समय कितना निर्धारित है? 10 साल। अब एक बात बताओ, 10 साल के लिए हम मान लेते हैं कि 1 करोड़ का प्रेफरेंशियल इन्होंने इशू किया है। टोटल कितना वैल्यू है? 1 करोड़। अब एक बात बताओ, हम तुमको अगर कहे कि 10 साल के बाद 1 करोड़ रुपया हमको लौटाना है, तो क्या हम 10वें साल में जाकर के 1 करोड़ का उपाय करेंगे कि हर साल उपाय करना जरूरी है? क्या लगता है? हर साल, है ना, क्योंकि साढ़े 10वें साल में जाएंगे तो ये तो बहुत बड़ी लायबिलिटी हो जाएगी। तो प्रोविजन भी यही करता है कि आप क्या करो, ठीक है, आप क्या करो कि हर साल, है ना, जैसे 10 साल के लिए है तो 1 2 3 4 5 6, है ना, हर साल क्या करो, इस तरह के जो प्रॉफिट होंगे जो डिविडेंड के लिए हैं, इसमें से कुछ पैसा ट्रांसफर करो आप, है ना। कहां ट्रांसफर करो? तो इन्होंने क्या कहा, आप एक रिजर्व में ट्रांसफर कीजिए इसको, और उस रिजर्व को इन्होंने नाम दिया, उस रिजर्व को इन्होंने नाम दिया कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। क्या नाम दिया इन्होंने? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। अब देखना अच्छे से, 7 8 9 10, 10वें साल में अपने को कितना पैसा चाहिए? 1 करोड़, यही ना चाहिए अपने को। अब एक बात बताओ, 10वें साल में चाहिए, तो क्वेश्चन ये है कि सर आज हम फर्स्ट ईयर में कितना पैसा हम कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करें? इसको सिंकिंग फंड अकाउंट भी कहा जाता है। अकाउंटिंग में इन सब चीजों का ट्रीटमेंट है, प्रॉपर अकाउंटिंग है। इसका अकाउंटिंग हम कैसे करेंगे? तो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट कहे या सिंकिंग फंड अकाउंट कहे, हम क्या करते हैं इसमें? अब देखना अच्छे से, पैसा अपने को 10वें साल में चाहिए। हम अगर इसको ठेठ भाषा में ऐसे कहें कि हर साल अगर 10-10 लाख 10-10 लाख जमा कर दिया जाए तो ये 10 साल के बाद 1 करोड़ हो जाएगा बाय डिफॉल्ट। लेकिन हमको 10वें साल में चाहिए 1 करोड़, तो आज अगर हम यहाँ पे कुछ पैसा अगर कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में अगर हम ट्रांसफर करेंगे तो 10 साल के बाद तो इसकी वैल्यू बढ़ेगी कि उतना ही रहेगा? बढ़ेगा। तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है, कि हमें आज कितना पैसा जमा करें ताकि 10 साल के बाद ये 10 लाख हो जाए। कितना हो जाए? 10 लाख हो जाए। फिर सेकेंड ईयर में हम देखेंगे कि आज कितना पैसा जमा करें हम यहाँ पे, ताकि जब हम इसको 10वें साल में यहाँ पे निकालेंगे तो 10 लाख हो जाए, है ना। मतलब ये है कि हमको फ्यूचर वैल्यू पता है। कौन सा वैल्यू पता है? फ्यूचर वैल्यू, कि हमको फ्यूचर में 1 करोड़ चाहिए, ठीक है। हमको प्रेजेंट में क्या है पता करना पड़ेगा। इसके लिए सब फॉर्मूला है, प्रेजेंट वैल्यू निकालने का, फ्यूचर वैल्यू निकालने का, सबका फाइनेंस में कैलकुलेशन है। अभी उतना अपन डीप नहीं जाते हैं, लेकिन अपन बस इतना समझते हैं कि हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा, क्योंकि हमको ये पता है कि हमको फ्यूचर में कितना चाहिए, 1 करोड़ चाहिए, है ना। तो हम क्या करेंगे, आज जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह होगा उसका इम्पैक्ट दे करके हम ये देख लेंगे कि आज हम इसमें कितना पैसा जमा करें। हम मान लेते हैं मोटा मोटी कि सर आज अगर हम 6 लाख जमा करेंगे ना तो ये 10वें साल में हमको 10 लाख मिल जाएगा, है ना। तो आज हमको कितना जमा करना पड़ेगा? 6 लाख, है ना। तो यहाँ पे भी इन्होंने कहा कि कंपनी जब प्रेफरेंस शेयर इशू करेगी, अगर वो अपने ऑथोराइज्ड आर्टिकल से है और अगर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है, देन द कंपनी कैन इशू प्रेफरेंस शेयर, राइट। इशू करेगी तो रिडम्पशन भी करना पड़ेगा। रिडम्पशन कहां से होगा? तो बोले प्रॉफिट से होगा। कौन सा प्रॉफिट? जो डिविडेंड के लिए अवेलेबल है ना। अच्छा, फिर इन्होंने क्या कहा कि चूंकि आप जितने साल के लिए इशू करोगे, है ना, उस साल के बाद आपको एक सर्टेन मनी की जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए आपको इसका प्रोविजन करना पड़ेगा और रिजर्व में पैसे को ट्रांसफर करना पड़ेगा। और इस रिजर्व को इन्होंने नाम दिया कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। इसको सिंकिंग फंड अकाउंट भी कहा जाता है। ये बात समझ में आ गया। पहला कंडीशन तो ये है। दूसरी बात ये क्या कहता है, सेकेंड इसका क्या कहानी है? कहता है कि प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन तभी होगा जब ये फुल्ली पेड अप होगा। क्या होगा? ये फुल्ली पेड अप होगा। ध्यान रखना है ये चीज हमको कि अगर पार्टली पेड अप है, यानी कि 10 रुपए का प्रेफरेंस शेयर में अगर मैंने 5 रुपए रिसीव किया है तो प्रेफरेंस शेयर रिडीम नहीं हो सकता है। जब तक वो फुल्ली पेड अप नहीं होगा, पूरे पैसे उसके रियलाइज नहीं है कंपनी के पास, वो प्रेफरेंस शेयर रिडीम नहीं किए जा सकते। तो एक कंडीशन हमको ये भी याद रखना है।
दूसरा है कि जब हम रिडम्पशन करेंगे तो पहला तो है कि प्रॉफिट से तुम कर दोगे, है ना। दूसरा एक और बात है कि कंपनी अगर मान लो कोई प्रेफरेंस शेयर इशू करती है, क्या इशू करती है, प्रेफरेंस शेयर अगर इशू करती है, और इस शेयर के इशू करने से तो कंपनी के पास पैसा आएगा। कंपनी जब शेयर इशू करती है तो पैसा आएगा ना, हम शेयर इशू किए तो पैसा आया, उस पैसे से भी इसका रिडम्पशन हो सकता है, पॉसिबिलिटी है ना। दूसरा है कि फुल्ली पेड अप होना चाहिए। तीसरी बात इन्होंने क्या कहा, वेयर सच शेयर्स आर प्रपोज्ड टू बी रिडीम्ड आउट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, देयर शैल आउट ऑफ सच प्रॉफिट्स बी ट्रांसफर्ड। हमने बता दिया वही, ये क्या करना पड़ेगा आपको, ये जो सी नंबर पॉइंट है ना, एक कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट की बात कर रहा है कि जो भी रिडम्पशन करना है आपको ये चीज दिमाग में रखना पड़ेगा, और इसी के अकॉर्डिंगली हमको कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में हर साल पैसा ट्रांसफर करना पड़ेगा, ताकि हमारे ऊपर बर्डन नहीं बनेगा और हम आसानी से इसको क्या करेंगे, जब इसका मैच्योरिटी पीरियड आएगा हम इसको रिडीम कर देंगे। नेक्स्ट, फिर इन्होंने कहा कि डी नंबर जो इसका पॉइंट है कि इन केस ऑफ, मतलब इसमें कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ कंपनी की बात इन्होंने कहा है ना, जो सेक्शन 133 में इन्होंने बताया है कि अगर मान लो, देखो यहाँ पे क्या कहा इन्होंने डी में, कि अगर मान लो रिडम्पशन के टाइम क्या है, रिडम्पशन एट प्रीमियम, रिडम्पशन एट प्रीमियम। देखो कि अगर शेयर को हम रिडीम करें प्रीमियम पे, कैसे, हम ये डिस्कशन पहले भी किए कि अगर मान लेते हैं 100 रुपए का प्रेफरेंस शेयर था, हम इसको रिडीम कर रहे हैं 110 पे, कितने पे कर रहे हैं, 110 पे। तो 100 रुपए का तो यहाँ से प्रॉफिट से हो सकता है, नया इशू लाके हो सकता है, फुल्ली पेड अप होना चाहिए, यहाँ से हमको सोर्स दिख रहा है कि हम इसको रिडीम कर देंगे, राइट। लेकिन इसमें जो 10 रुपए का डिफरेंस आ रहा है ना। और एक और चीज है कि सेक्शन 52 में जब हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट पढ़ रहे थे, वहां भी डिस्कस किए थे कि रिडम्पशन जब हम प्रेफरेंस शेयर का करेंगे या डिवेंचर का रिडम्पशन जो करते हैं, ठीक है, वो अपने सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से भी हम कर सकते हैं। यहाँ पे जो 10 रुपए का डिफरेंस है कहां से देंगे सर, है ना। तो बोला कि अगर कंपनी के सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में पैसा है, कहां पे, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 52, कि अगर उस सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में पैसा है तो हम अगर प्रीमियम पे रिडीम करेंगे तो उस सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, है। करके फिर हम रिडीम कर देंगे इसको। तो बस ये बात है उसमें इन्होंने कहा। एक और बात इसमें इन्होंने कहा है कि जो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट यूज करेंगे हम, ठीक है, रिडम्पशन से पहले का वो होना चाहिए, यानी कि आज अगर रिडीम कर रहे हैं, ठीक है, तो इससे पहले का जो पैसा होगा वही यूज होगा, है ना, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अच्छा, अब जो है थोड़ा सा क्रिटिकल सिचुएशन की बात कर रहा है। ये सब तो तब होगा कि सर जब प्रॉफिट होगा, कंपनी के पास पैसा है, सब है, तो तब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मान लो कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर इशू किया और दिन प्रतिदिन कंपनी की स्थिति खराब होती चली गई, है ना। कंपनी अब इस पोजीशन में नहीं है, मान लेते हैं कि 10 साल बुरा हो गया, मान लेते हैं कि इसमें भी कंपनी फेल्योर हो गई, किसी साल इन्होंने कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर किया, किसी साल नहीं किया। मतलब इसका जो कंक्लूजन निकल के अल्टीमेटली ये आया कि 10वें साल में 1 करोड़ की जरूरत थी, लेकिन अब कंपनी के पास पैसे नहीं है। हो सकता है कि 50 लाख है, 60 लाख है ना, हो सकता है 80 लाख है, कुछ फॉल हो रहा है, कुछ कम हो रहा है, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि पैसा ही नहीं है, कंपनी की स्थिति बहुत खराब है। तो जो सब सेक्शन 3 है 55 का, वो कहता है कि कंपनी नॉट इन अ पोजीशन टू रिडीम द प्रेफरेंस शेयर, तो ये तो वायलेशन है लॉ का। मान लो हम अगर इशू करते समय बोले कि 10 साल के बाद मैं रिडीम करूंगा, और ऐसे भी हम इरिडीमेबल तो इशू ही नहीं कर सकते हैं, तो अगर हमको 10 साल के बाद रिडीम करना था और ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी द कंपनी इज नॉट इन पोजीशन टू रिडीम द प्रेफरेंस शेयर, अब क्या इसका सॉल्यूशन होगा। तो कहा इन्होंने क्या कि अगर ऐसी सिचुएशन आती है, अब देखते हैं ऐसे सिचुएशन में कंपनी को क्या करना पड़ेगा। देखना कुछ बातें हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि अगर ऐसा होगा तो क्या करना पड़ेगा, आप बताइए। देखो सब सेक्शन कौन सा है, तो सब सेक्शन है 3। अब यहाँ पे देखो ये है सब सेक्शन 3, ठीक है। देखना है क्या करता है, बोला कि इफ कंपनी इज नॉट इन अ पोजीशन टू रिडीम इट्स शेयर्स,
अगर इस पोजीशन में कंपनी नहीं है तब हम क्या करेंगे, ठीक है। तो कहा कि रिडम्पशन तो करना जरूरी है, मैच्योरिटी अगर आ गया है तो आपको रिडीम तो करना पड़ेगा। इन्होंने ये बात कहा यहाँ पे कि आप ऐसा करो कि सेम क्लास का, ऐसा ही क्या करो आप सेम क्लास का, है ना, प्रेफरेंस शेयर इशू कर दो। क्या करो, प्रेफरेंस शेयर इशू कर दो और इशू करके पैसे आएंगे रिडीम कर दो। एक बात बताओ, कंपनी का जो पुराना लायबिलिटी है वही नहीं चुका पा रहा है, तो ये कंपनी जब नया इशू लाएगा तो कोई लगाएगा पैसा इसमें, वो इन्वेस्टर का ट्रस्ट इतना जीत पाएगा ये? तो और थोड़ा सा ये सिचुएशन भी क्रिटिकल है ना। तो इसलिए ऐसे सिचुएशन में क्या कहा प्रोविजन, कहा कि भैया आपको ये करने के लिए सबसे पहले ऐसे सिचुएशन में आपको पहले जो ऑनरेबल ट्रिब्यूनल है यानी कि एनसीएलटी है ना, आपको पहले इनसे परमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है। आप पहले अपनी बातों को ट्रिब्यूनल के सामने रखो कि ऐसा ऐसा स्थिति है ना, आपको बताना पड़ेगा। कंपनी को ऐसी स्थिति आ सकती है, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं आ सकता है, ऐसा हो सकता है कि कंपनी की स्थिति खराब हो जाए, लेकिन हमारा कहना है कि इन सारी चीजों को हमें ट्रिब्यूनल के पास रखना पड़ेगा, ठीक है। ट्रिब्यूनल इन सारी चीजों को सुनने के बाद, ठीक है, हमको रिडम्पशन के लिए जितने पैसे की जरूरत है, कितने रिडम्पशन के लिए, है ना, रिडम्पशन के लिए जो भी अमाउंट हमको रिक्वायर्ड है, राइट, हम उतना ही पैसे का इशू लाएंगे, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो हम इसकी परमिशन क्या करेंगे, एनसीएलटी से लेंगे, है ना। ट्रिब्यूनल का मतलब यहाँ पे क्या है, एनसीएलटी। हम इनसे परमिशन लेंगे, परमिशन लेकर के अगर परमिशन एनसीएलटी दे देती है तो हम क्या करेंगे, इशू लाएंगे। इशू लाने के बाद, ठीक है, जो पैसा आएगा, है ना, पैसा आएगा, उससे क्या होगा, जो पहले वाले प्रेफरेंस शेयर होल्डर थे जिनका रिडम्पशन करना था उनको हमें रिडीम कर देना पड़ेगा। इसमें एक समय निर्धारित होगा, एनसीएलटी अपने ऑर्डर में भी लिखेगी कि आप इशू कब ला रहे हो, कितने दिन के अंदर आपको रिडम्पशन कर देना है, सारा चीज उसमें ब्रीफ रहेगा, ठीक है। एक और बात इसमें इन्होंने कहा गया है कि जैसे ही प्रेफरेंस शेयर इशू किए जाएंगे, जैसे ही इशू किए जाएंगे, कैसे, अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर पास बाय एनसीएलटी, ये डीम्ड है, बोले ये मान लिया जाएगा, जैसे ही इशू हुआ ये मान लिया जाएगा कि जो पहले वाला प्रेफरेंस शेयर है वो रिडीम हो गया, ये मान लिया जाएगा। इसका ये मतलब है कि अगर कंपनी प्रेफरेंस शेयर इशू करके रिडीम नहीं करती है तो बहुत बड़ा डिफॉल्ट माना जाएगा कंपनी के पास, है ना। और फिर एनसीएलटी के, क्या एनसीएलटी के ऑर्डर का वायलेशन नहीं होगा, है ना, क्योंकि आपने तो पैसा किस लिए प्रेफरेंस शेयर इशू करने क्यों किया था आपने, क्योंकि रिडीम करना था, है ना। तो मतलब ये है कि ये पैसा किसी दूसरे पर्पस के लिए यूज नहीं होना चाहिए, केवल और केवल ये पैसा यूज होगा प्रीवियस जो हमारा प्रेफरेंस शेयर था जिसको हम रिडीम नहीं कर पा रहे थे उसको रिडीम करने के लिए होगा। एनसीएलटी नहीं लाके देगी, एनसीएलटी में कंपनी जाएगी परमिशन लेने के लिए कि सर कंपनी की स्थिति खराब है ना, मेरे पास पैसे नहीं है और प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करना है, मैच्योरिटी का टाइम आ गया है, तो हमें आप परमिशन दो, ठीक है, कि हम प्रेफरेंस शेयर मार्केट में इशू कर सके, है ना, ठीक है। अब देखो एनसीएलटी के ऑर्डर पे जब प्रेफरेंस शेयर इशू करने आएगी कंपनी तो थोड़ा सा इन्वेस्टर का ट्रस्ट बनेगा, इसलिए ट्रस्ट बनेगा कि ऑनरेबल ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर पास किया है, ठीक है, तो सारी चीजों को देख के पास किया होगा, है ना। मतलब ऐसे खुद कंपनी जाए तो शायद इन्वेस्टर का ट्रस्ट गेन नहीं हो पाए, लेकिन अगर हम थ्रू द ट्रिब्यूनल ऑर्डर, और ऐसे भी चूंकि कंपनी की स्थिति खराब है ना, एक लायबिलिटी आप चुका नहीं रहे, दूसरा लायबिलिटी लेने की बात कर रहे हैं, है ना, तो इसलिए यहाँ पे ट्रिब्यूनल का रोल आ जाता है। ये सब सेक्शन 3 में इन्होंने कहा है। 4 में इन्होंने क्या कहा कि मतलब एक और चीज में ध्यान रखना है जो मैंने बात बताया अभी, कि जैसे ही इशू होगा ये मान लिया जाएगा कि प्रीवियस शेयर रिडीम हो चुका है। The capital redemption reserve account may, notwithstanding anything in section, be applied by the company in paying up unissued share of the company to be issued to the members of the company as fully paid bonus share, है ना। क्या कहा कि पे अप अनइश्यूड शेयर्स ऑफ द कंपनी। हाँ, ये जो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट की हम बात कर रहे थे, जा रहा था ना पैसा कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में, है ना, तो बोला कि उस पैसे को हम किस चीज के लिए, बोनस के लिए भी बोनस के लिए भी यूज कर सकते हैं। किस चीज के लिए, बोनस शेयर के लिए। हाँ, बोनस शेयर के लिए भी हम यूज, किसको, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट को बोनस के लिए भी यूज किया जा सकता है, ठीक है। अब है कि इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी से सर क्या मतलब है, तो कंपनीज एक्ट में टोटल 7 शेड्यूल है, 17 शेड्यूल है, सॉरी 7 शेड्यूल है, 17 में गलत बोल दिया, 7 है। तो 7 शेड्यूल में जो छठा शेड्यूल है कंपनीज एक्ट का, वो ये बताता है कि किस किस कंपनी को माना जाएगा कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, ठीक है। तो हमने जो पढ़ा कि इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी इवन मोर देन 20 ईयर के लिए प्रेफरेंशियल इशू कर सकती है, ठीक है।
तो वो चीज शेड्यूल 6 में लिखा हुआ है, हमको वहां से पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसको रहने देते हैं, ये प्रेफरेंशियल की बात है। ठीक है, चलो।